गरीब तबके का व्यक्ति अयोध्या में जाता है, कोई 2 रुपये, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, 150 रुपये भेंट करता है और वो धीरे से चोरी कर लिया जाता है, तो ये बहुत निंदनीय है। में जब रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनकर के आई हैं तो वो चाहती, उनका संकल्प है कि दिल्ली राजधानी है और राजधानी को राजधानी ही बना करके रखा जाए, न कि उसको गांव की तरह उसको पेश कर दिया जाए। आज देश आपके माध्यम से देश विरोधी ताकतों को कहना चाहूँगा कि देश रहेगा, देश का देश रहेगा, देश है, लेकिन देश विरोधी ताकतें पहले भी आई और वो नष्ट हो गई। गद्दार को कभी कोई बख्शता नहीं है, गद्दारों की कोई जगह नहीं है। लेकिन आप यदि धर्म की आड़ में यदि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, देश के विरोध में आप नारा लगाते हैं, तो ये एक ऐसा धर्म है, ऐसे धर्म को हम नहीं स्वीकार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव जी महाराज, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे कि क्या राजनीति स्तर पे जो चीज़ें हो रही हैं क्या वो सही हैं, क्या जो सामाजिक चीज़ें अभी चल रही हैं देश भर में क्या वो सही हैं या गलत है। आज इनसे बात करते हैं। हाँ जी, तो सुखदेव जी सबसे पहले आप ये बताइए जी, आने वाले समय में जो 2027 इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में, जी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए 2027 में जो यूपी में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इस पर तो स्पष्ट है कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय योगी की सरकार है, आदरणीय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और उनका जो एक विकल्प है, एक संकल्प है, एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की बात करें तो उनकी तो पूरी दुनिया में मांग है। यहाँ तक जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं वो भी एक बार कहते हैं, पाकिस्तान वगैरह भी कहते हैं कि हमें एक बार योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए। तो 2027 में कोई और विकल्प ही नहीं है, योगी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और हम चाहते हैं 2027 में योगी केवल यूपी नहीं बल्कि यूपी के बाद में हम तो चाहेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर हमारे महाराज काबिज हों, और ऐसा प्रधानमंत्री हम चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि एक बार दिल्ली के सत्ता पर वो अपना अधिकार जमाएं। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपको कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के सिवा कोई विकल्प नहीं यूपी में, दूर दूर तक कोई। देखिए सुखदेव जी, बहुत से लोगों का ये कहना है कि योगी जी यूपी में इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे गुंडागर्दी करवाते हैं, गुंडागर्दी से वो वोट चोरी करवाते हैं। वोट चोरी नहीं, या तो गुंडागर्दी से वो वोट लेते हैं लोगों से। अगर उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा तो गुंडों से लोगों को बोलेंगे कि आप हमें वोट दें, और दूसरी जो पार्टी है उनके बंदों को मतलब जो भी वो भी कह सकते हैं हम मार धाड़ करके उनको हटवा देते हैं। क्या ये सही है? देखिए वर्तमान में यदि आप गुंडों की बात करें यूपी में, तो जो यूपी की जनता है, आम जनता, वो तो पहले ही कह रही है कि गुंडागर्दी पहले होती थी, अब गुंडागर्दी नहीं होती यूपी में। अब हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, व्यापारी वर्ग के लोग सुरक्षित है, आम जनमानस सुरक्षित है, कोई भी जाति धर्म मजहब पंथ का हो यूपी में इस समय अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस कर रहा है। और मेरी 42 साल तक की उम्र हो गई इस समय, और जहाँ तक मैंने जब से होश संभाला तब से लेकर आज तक मैंने देखा है जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी, क्योंकि एक संकल्प है सबका साथ सबका विकास। और हमारे महाराज जी का तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है, कोई लाव लपेटा वाली बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे, और अपराध प्रदेश नहीं छोड़ेगा तो हम उसको फिर अपने ठिकाने लगा दिया करेंगे। तो ये महाराज जी का तो कोई विकल्प नहीं है। और रही गुंडागर्दी की बात, तो गुंडागर्दी इसके पहले होती थी, तमाम प्रकार की गुंडागर्दी होती थी। इसके पहले जितनी सरकारें हुआ करती थी वो गुंडागर्दी करती थी। अब योगी सरकार के राज्य में सब लोग सुरक्षित हैं, कोई धर्म का नहीं, कोई जाति का नहीं, सब सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं अखिलेश यादव जी जिनके पास काफ़ी ज्ञान है, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं या ये देश को तोड़ने में लगे हैं। क्या ये सही है? देखिए अखिलेश यादव के ऊपर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ज़्यादा किसी के ऊपर टिप्पणी करना पसंद नहीं करता हूं। हाँ, एक बात कहूंगा, अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। शुरू में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो आएंगे तो भारत के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन मैंने देखा, उनसे बड़ी उम्मीद थी, हमको बहुत खुशी थी जब वो जीत करके सत्ता में आए, तो हमको लगा कि एक युवा नेता हमारे उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है, कुछ करेगा, उसका कुछ भविष्य होगा। लेकिन मैंने देखा आकर के वो भी कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो जाति में, वो धर्म में उलझ गए, और उन्होंने केवल कुछ ही वर्ग को अपने साथ में लेकर चलने का कार्य किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके
देखभाल में जो उत्तर प्रदेश में गुंडे लोग थे वो सुरक्षित हो गए, संरक्षित रह गए और बाकी आम जनमानस परेशान होने लगा। जैसे जब उनका शासन था तो अतीक अहमद की बोलबाला थी और मुख्तार अंसारी था और तमाम ऐसे, अभी आजम खान जी जो जेल में पड़े हुए हैं, तो ये सब किसकी देन है? ये सब अखिलेश जी की उपज में हुए। और कभी भी अखिलेश जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अखिलेश जी ने कभी इन सब विषयों पर विचार नहीं किया। उन्होंने मैदान खोल दिया कि जहां तक तुम्हारी गुंडागर्दी होती रहे, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं अखिलेश यादव पर, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठ करके वो देखते रह गए और उत्तर प्रदेश की जनता जो है त्राही त्राही करती रही, आम जनमानस परेशान रहा। तो मैं ऐसा शासन चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जहां जाति ना हो, धर्म ना हो, पंथ ना हो, मजहब ना हो, संप्रदाय ना हो, जहां सबका साथ सबका विकास हो, जहां हमारी भारत की बेटियां सुरक्षित हों, बहनें सुरक्षित हों, जहां व्यापारी वर्ग के लोग सुरक्षित हों, जहां सड़कें हों, जहां 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 हमारा कल्याण हो, जहां हमारा संकल्प सिद्ध हो, जहां हमारी मजबूती हो, जहां हम देश के विकास में, हम प्रदेश के विकास में हम अपनी सहभागिता व्यक्त करें। तो वर्तमान में हमारी सरकार बहुत अच्छी है। और आपने जो अखिलेश यादव जी की बात किया, व्यक्तिगत मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ जी। अभी एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि जो राम मंदिर है जी, यूपी में बना है जी, वहाँ पे जो पुरुष दान पेटी को संभालता था, जो वहाँ का पैसा आता था दान पेटी में, जी, जी, जी। उसको चोर मतलब उस पे जितना ही पैसा आता था उसके घर में वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। जी, जी। तो इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, 10 लाख तो आपको शायद जानकारी बहुत कम है। करोड़ों की संख्या में हेराफेरी चोरी हुई है। और मैं आपको बताऊं, इसका दोष आप किसको देंगे? सिस्टम में जैसे आप मान लिए कि एक आपके छत पे टंकी लगी हुई है और टंकी में कहीं लीकेज है तो सारा पानी धीरे धीरे वो गिरता है, लेकिन एक दिन आपको पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार से सिस्टम में लीकेज है कहीं ना कहीं, और इस सिस्टम की जो खामियां हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा। और वहाँ तमाम सारे जो अधिकारी लोग हैं, जो वर्तमान में ट्रस्ट के लोग हैं, उनको इन पे पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो ट्रस्ट के लोगों को नहीं मालूम है। जो कर्मचारी निचले स्तर के हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं और ये निंदा का पात्र है, निंदा के विषय है। इसकी मैं निंदा करता हूं कि अयोध्या में जो विश्व में इस समय अपने स्थान को एक नंबर पर बना करके अयोध्या हमारी है, और उसके ऊपर जरा सा कहीं उंगली उठ जाए तो ये मेरे गौरव गरिमा को ठेस पहुंचता है। मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करना चाहूँगा, संबंधित व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए और वर्तमान में राम मंदिर को लेकर ऐसी सुरक्षित कानून व्यवस्था बनाई जाए कि कोई भी ऐसी दुस्साहस ना कर सके। आम जनमानस का पैसा वहाँ पर है, कैसे कैसे व्यक्ति, गरीब तबके का व्यक्ति अयोध्या में जाता है, कोई 2 रुपये, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, 150 रुपये भेंट करता है और वो धीरे से चोरी कर लिया जाता है। तो ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और जो भी संबंधित व्यक्ति हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका क्या मानना है, जैसे योगी जी इतने सालों से यूपी में जीतते आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक आज भविष्यवाणी करके देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो भविष्य है वो बड़ा उज्जवल है और आने वाले समय में जो अगला प्रधानमंत्री भारत का कोई होगा तो आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज होंगे। कारण क्या है कि आदित्यनाथ जी महाराज एक ऐसे परिवार से उनका जन्म हुआ है जहां क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म होता है और वो बालक जो लगभग में 18-20 वर्ष युवा अवस्था होती है, वो उस युवा अवस्था में संन्यास धारण करके अपने घर से माता पिता को छोड़ करके जब चले जाते हैं तो उनका एक संकल्प होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, राष्ट्र का विकास होना चाहिए। और वो फिर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए निकलते हैं। एक मठ में जाकर के वहाँ के महंत बनते हैं, फिर सांसद बनते हैं, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना की कल्पना लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में वो दिल्ली के गद्दी पर आसीन होकर के देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसमें सब लोग उनको चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग हैं भारत के, किसी भी संप्रदाय के हो, मत के हो, मजहब के हो, पंथ के हो, जाति धर्म के हो, सब लोग चाहते हैं एक बार दिल्ली की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज बैठे। और मुझे भरोसा है, आप लिख लीजिए 100% में अपनी, आज मैं आपको बता के जा रहा हूं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे जी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप नोट कर लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा जी। आपको क्या, चलिए अब हमने यूपी की बात कर ली है, आइए अब राजधानी दिल्ली की बात करते हैं जी। जैसे कि अभी रेखा गुप्ता जी सीएम है दिल्ली की जी। क्या आने वाले समय में अगर योगी जी जैसा सीएम दिल्ली को मिलता है तो किस मतलब कितने तरीके की हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे विकास हो सकता है? देखिए,
दिल्ली राजधानी है, दिल्ली का विकास होना चाहिए। कभी कभी हम दिल्ली को देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है कि गांव से भी कहीं कहीं बदतर दिल्ली की स्थिति है। कुछ जगह आप चले जाइए तो आप गांव से भी दिल्ली को बहुत पीछे पाओगे। अच्छा, इसमें गलतियां किसकी हैं? जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने अपने मनमानी तरीके से खूब छूट दे दिया। कई कई फ्लोर बनाए, कई कई लोगों ने 10 फुट जो चौड़ सड़कें थी उसको 8 फुट कर दिया, 20 फुट वाली को 15 फुट कर दिया, मतलब अतिक्रमण करके, और आंखें बंद करके सरकारें सोती रहीं। वर्तमान में जब रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में मुख्यमंत्री बन करके आई हैं तो वो चाहती, उनका संकल्प है कि दिल्ली राजधानी है और राजधानी को राजधानी ही बना करके रखा जाए, ना कि उसको गाँव की तरह उसको पेश कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत यदि कहीं तो उतार चढ़ाव होता भी है, थोड़ा बहुत है, जैसे सड़कें चौड़ी करनी पड़ेगी तो उसमें थोड़ा सा घर मकान भी टूटेंगे, तो इसका जो खामियाजा है आम पब्लिक को तो भोगना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले जो सरकारें आई उन्होंने मनमानी छूट दे दिया, जो मर्जी करो, जहां मर्जी से भी करो, तो निश्चित रूप से थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन कुल मिलाकर के विकास होना चाहिए, राजधानी दिल्ली का विकास होना चाहिए। अभी दिल्ली में दिक्कत क्या है? सीवर की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा सा हमें आपको कठिनाई सहन करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनके लिए मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी वो नए नए मुख्यमंत्री बनी हैं और केंद्र सरकार का उनका पूरा समर्थन है, भरपूर समर्थन है, और वो प्रयास कर रही हैं। मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो जमुना जी हैं वो स्वच्छ हो जाएंगी, वो मैली पड़ी हुई हैं, तमाम सारे ट्रैफिक जाम समस्याएं दिल्ली में हैं, उसका विकल्प वो ढूंढेंगी कुछ ना कुछ। और हमारी जो लोकल कॉलोनियां हैं जहां तक अभी तक सीवर नहीं है, पेयजल नहीं है, तो ये तमाम सारी मूलभूत सुविधाएं जो है भी नहीं है, वो भी निश्चित रूप से वो सब पर उनका ध्यान है, क्योंकि केंद्र सरकार का उनको पूरा सहयोग मिला हुआ है। तो अभी दिल्ली में जो शालीमार बाग वाली जो घटना चल रही थी 4 महीने से, जी जी, तो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि वहाँ की जो जगह है वो अवैध है, जहाँ पे लोग अपना घर बना चुके हैं वो अवैध है। पर लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ये घर बस इसलिए तोड़ रही है कि यहाँ पे जो रोड है वहाँ पे जाम लग जाता है, उस रोड को चौड़ी करने के लिए वो काम हो रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे शालीमार बाग के विषय में ज़्यादा जानकारी, क्योंकि मैं भी 1 महीना यूपी में लगा के आया, दिल्ली में महीने नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि केवल शालीमार बाग ही क्यों, जहाँ भी अवैध कब्जे हैं, आप देखिए, अब उत्तर नगर चले जाइए, तमाम सारे ये काली बस्ती वगैरह है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सरकारें क्या करती है, सरकारें इनको झुग्गी के बदले झुग्गी देती हैं। दिया, खूब दिया, सरकार ने बनाकर पहले भी दिया है, शीला दीक्षित सरकार थी उन्होंने भी दिया है, झुग्गी के बदले उनको पक्का मकान दिया गया। लेकिन ये क्या करते हैं, मकान को किराए पे चढ़ा के आ जाया करते हैं और इसके बाद फिर झुग्गी बना लिया करते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और एक मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसी भी गरीब का हक ना मारा जाए, लेकिन यदि किसी ने जबरदस्ती सरकार के रोड पर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, तो निश्चित रूप से उसका घर टूटना चाहिए, उसका घर टूटना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, और सड़कें चौड़ी नहीं होंगी तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। फिर मैं अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि किसी का भी, गरीब का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि अवैध कब्जा है कहीं भी हो, केवल शालीमार बाग की बात नहीं है, कहीं भी हो, तो मैं चाहूँगा बुलडोजर बाबा की तरह दिल्ली में भी बुलडोजर चले, अवैध जो कब्जे उसको हटाया जाए। वो कहीं भी, चाहे मेरा मकान खुद क्यों ना हो, किसी का भी हो, अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवैध कब्जा है तो विकास नहीं हो सकता है। राजधानी दिल्ली संगम विहार से एक खबर आई थी कि जहाँ पे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अब वो घर तोड़ने की वजह यह है कि वो जगह ओजोन पड़ती है। जब सरकार दिल्ली में बीजेपी की नहीं थी तब उन्होंने ये चुनाव के समय ये बोला था कि ये जगह हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव हो गए, बीजेपी जीत गई, तब वहाँ पे कुछ समय पहले ओजोन का बोर्ड लग गया। ओजोन का मतलब जो जगह पानी से खतरे वाली है, मतलब जहाँ बाढ़ आ सकती है, ठीक है। तो अब लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने हमें झूठा दिलासा देके वोट ले लिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाढ़ प्रभावित, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि बच्चों को नहीं मालूम है कि हमारा भला कहाँ है, लेकिन माँ बाप को मालूम है कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ पर है। तो सरकार जो है वो आम जनता का अभिभावक होती है, ठीक है, गार्जियन होती है। तो हमको तो नहीं मालूम है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन सरकार को मालूम है। तो यदि सरकार को लगता है कि यहाँ पर खतरा है, कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, तो हम तो नहीं खाली करते भैया, हम तो उसमें चिपके रहते हैं, लेकिन सरकार की नज़रें पड़ती है तो सरकार कहता है कि भैया तो गिर जाएगा। तो यदि वहाँ पर ऐसा कुछ है, यदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो उसको क्या दिक्कत है भाई, सरकार तो। लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ पे हम जब से रह रहे हैं 40-50 सालों में, अभी तक एक बार भी बाढ़ नहीं आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बाढ़ नहीं आई हुई है तो आ सकती है बाढ़। भाई सरकार दूरदर्शी होती है, दूरदृष्टा होती है, उसको बहुत दूर तक सब सोचना है। और एक सरकार का एक विकल्प होता है,
राजधानी के विकास में, तो हो सकता है उसमें कोई उनका विकल्प हो कि यहाँ से कैसे क्या होगा। तो यदि मैं फिर एक बात दोहराना चाहूँगा कि किसी के साथ नाजायज़ नहीं होना चाहिए और जो जायज़ है वो होना ही चाहिए। यदि नाजायज़ है तो मैं विरोध करूँगा सरकार का, किसी गरीब का घर ना उजड़े। यदि नाजायज़ है, वहाँ उनके नाम के रजिस्ट्रियाँ हैं, उनके पक्के कागज हैं, तो उस वहाँ तोड़ना गलत है। और तोड़ना भी है सरकार को, तो जितने लोगों का मकान तोड़े और उतना ही मकान बनाकर सरकार दूसरी जगह दे, आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धार्मिक विषय पे बात करते हैं। जी जी। अब धार्मिक विषय में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले एक मौलाना जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे, मतलब एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप पे दो ऑप्शन है, या तो आप अपने देश को चुने या तो अपने इस्लाम को चुने, तो आप किसको चुनेंगे? उन्होंने बोला इस्लाम को। तो क्या उनका बयान सही था? देखिए, मौलाना की विचारधाराओं पर तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपना धर्म भी ठीक है, देश भी ठीक है, दोनों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन केवल धर्म तक सीमित रह जाना और देश की निंदा करना, देश का विरोध करना, देश विरोधी नारे लगाना, ये हमारा धर्म, कोई भी धर्म गवाही नहीं देता है। धर्म ठीक है, धर्म को हम मानिए, आप धर्म को मानिए, धर्म हमें जीना सिखाता है। लेकिन यदि हम धर्म के आड़ में यदि हम देश विरोधी काम करते हैं, देश का विरोध करते हैं, तो ये कैसा धर्म है? मैं उन मौलाना साहब से पूछना चाहूँगा कि आप ठीक है, दोनों को मानिए, अच्छी बात है, देश भी अपनी जगह है, धर्म भी अपनी जगह है, दोनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप यदि धर्म की आड़ में यदि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, देश के विरोध में आप नारा लगाते हैं, तो ये एक ऐसा धर्म है, ऐसे धर्म को हम नहीं स्वीकार करते हैं। मतलब हमारा देश भी है, धर्म भी है, दोनों का सम्मान होना चाहिए बराबर रूप से। मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धर्म को भी स्वीकार करता हूँ, मैं अपने धर्म के माध्यम से देश का भी सम्मान करता हूँ, दोनों का सम्मान होना चाहिए। जी। अभी एक बड़े समय से एक पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें लोग अपनी आवाज़ बहुत उठा रहे हैं, जो यूथ है, जो जेन ज़ी यूथ है, वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। लेकिन जब वहाँ पे प्रोटेस्ट के समय एक विवाद हुआ जिसमें एक जेन ज़ी बच्चे ने बोला कि हम उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं। अब उमर खालिद वो है जिसने एक समय पे बोला था कि भारत के टुकड़े होंगे, मतलब भारत को तोड़ने की राजनीति उन्होंने रणनीति बना ली थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि ऐसा कहना चाहिए था उन जेन ज़ी बच्चों को, उन मतलब जो उमर खालिद है उनका सपोर्ट करना चाहिए था? देखिए, हमारे यहाँ एक देसी कहावत कहते हैं कि चोरवा वाह है, खाली कच्छवा बदल गया है। मतलब चोर तो वही है, लेकिन उसने कच्छा दूसरा पहन लिया है। तो ये जो देश विरोधी ताकतें हैं ना, ये पार्टी बदलती रहती हैं। कभी आम आदमी पार्टी में चले गए, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी बहुजन में चले गए, कभी बसपा में चले गए। तो जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब अवसर मिले और कब देश के विरोध में हम खड़े हो जाएं। तो आपने भी देखा होगा, एक समय टिड्डे बहुत आए थे, टिड्डे बहुत संख्या में आए थे, वो पाकिस्तान से उड़े थे और पंजाब दिल्ली होते हुए यूपी में बहुत सारी फसलों को नुकसान किया था। लेकिन उनकी उम्र केवल 2-4 घंटे रही होगी, इसके बाद वो अपने आप समाप्त हो गए। तो ये टिड्डा और काकरोच, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे और इनके साथ में कोई नहीं खड़ा हुआ है। देश विरोधी ताकतें कभी पनप नहीं पाएंगी। मैं आज आपके माध्यम से देश विरोधी ताकतों को कहना चाहूँगा कि देश रहेगा, देश था, देश रहेगा, देश है, लेकिन देश विरोधी ताकतें पहले भी आई और वो नष्ट हो गई। गद्दार को कभी कोई बख्शता नहीं है, गद्दारों की कोई जगह नहीं है। कोई भी देश विरोधी ताकतें यदि आपको नजर आए तो निश्चित रूप से उसके सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार वो हमारे साथ में करते हैं। तो देश विरोधी ताकतें कभी पनप नहीं पाई हैं। जी हाँ। जंतर मंतर में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तब वहाँ पे अभिजीत दीपके जो इस पार्टी के फाउंडर हैं, वो वहाँ पे आते हैं और वो आते ही एक नारा लगाते हैं जय भीम का। तो ये जय भीम बोलना क्या उनकी तरफ से क्या ये सही था? आप एक बार अपनी राय दीजिए इस पे। देखिए, जय भीम का नारा लगाने से बेहतर होता जय भारत का नारा लगा देते, तो हो सकता है हम उनके साथ खड़े हो जाते। क्योंकि जब आप राजनीति में आ रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आप नहीं चल सकते। राजनीति का मतलब सबका साथ, सबका विकास। जय भीम का नारा ठीक है, लेकिन आप अपने घर में लगाइए। हम भी अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं से हम भी सहमत हैं, हम भी उनको मानते हैं, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर जहां देश की बातें हो, जहां आप देश का विकास करने के लिए निकले हो, वहां
किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के आपने चली, जय भीम की जगह आपने जय भारत का नारा लगाया होता, जय हिंद बोले होते, तो उसमें कुछ और बात होती है। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि आप यदि युवा पीढ़ी हैं, कुछ भविष्य भारत का आप संवारना चाहते हैं, तो आप इसी पद चिन्हों पर चलिए, सबका साथ सबका विकास। उसमें कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। और मैं आपको एक बात और आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जाति धर्म को लेकर के चलेगा वो बहुत दिन तक कामयाब नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति, क्योंकि सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साथ में लेकर चलिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, व्यक्ति को स्वार्थ से उठ करके परमार्थ की बात करना चाहिए, व्यक्ति को स्वार्थी ने परमार्थी होना चाहिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो गाय भैंस पशु कुत्ता बिल्ली पक्षी भी जीता है, लेकिन जीना हमें सबके लिए, सब समाज के लिए जीना है। आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। छत्रपति शिवा बनो, महाराज भगत सिंह बनो, सुखदेव बनो, तो आप राष्ट्र नायक बनो, निर्माता बनो, न कि आप कॉकरोच बन करके घर में जा करके इधर उधर अपना कपड़ा काटो। जी अभिजीत दीप के जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक बार उनका एक बयान मतलब निकला था जिसमें उन्होंने बोला कि जो जो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी को अनफॉलो कर दो हर जगह से। तो क्या उनका ये बयान सही था या ये भड़काऊ बयान है? देखिए, अभिजीत जी को मैं जानता नहीं हूँ, मैं अभी वो ज़्यादा कई दिनों का मैं टीवी टावी देखा नहीं हूँ। यदि युवा है, यंग है, कुछ देश के लिए करना चाहें तो वो सबको लेकर के चले। मैं उसे निवेदन करना चाहूँगा, सबको लेकर के चलिए, क्या दिक्कत है? हो सकता है मौका आपको मिले भविष्य में, लेकिन सबको लेकर के चलिए। रही बात बीजेपी को अनफॉलो करने की, तो आप किसी के भी दिमाग में बैठ करके इस तरीके से आप नहीं बरगला सकते हैं। हर व्यक्ति मंच पर आकर के आपके साथ में मंच साझा करेगा, आपके साथ ताली तो बजा लेगा, क्योंकि मजबूरी है। आपके मंच पे आया तो आपके साथ ताली बजाएगा, उसकी मजबूरी होती है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में उसका अपना एक विचारधारा होता है। आप चाहते हैं कि लोग बीजेपी से लेफ्ट हो जाएं, अनफॉलो करें, तो सबसे पहले आप अपना झंडा गाड़िए, अपने आप को उस लायक बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। जब आप अपने आप को उस लायक बना लेंगे, अपने आप को जब आप स्थापित कर लेंगे, तब लोग बीजेपी को अनफॉलो करने लग जाएंगे। लेकिन पहले आप अपना स्तर बनाइए, अस्तित्व बनाइए, पहले अपने लिए आप जगह बनाइए, स्थान बनाइए। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। तो पहले आप अपना स्थान तो बनाइए, जमीन तो आप तलाशिए। आप स्थान बना नहीं पाए और दूसरों के घर को आप बिगाड़ने के चले आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपना घर मजबूत कीजिए, खूंटा आप गाड़िए, आपका खूंटा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से गाय आपके खूंटे की रस्सी को तोड़ नहीं पाएगी, और खूंटा आपका मजबूत होगा तो गाय खूंटा रस्सी दोनों लेकर के चली जाएगी। जी हाँ, उस पार्टी के 3 फाउंडर हैं, जो साथ में 2 जुड़े हैं, एक आप पार्टी से जुड़े हैं और एक जो दूसरे हैं उनका नाम है सौरभ दास। अब वो सौरभ दास जुड़े हैं उमर खालिद, जिनकी मैंने अभी चर्चा करी थी आपके साथ कि उन्होंने एक वो बयान दिया है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई है। तो क्या कहेंगे कि ये जो सीजेपी पार्टी के जो फाउंडर है, क्या ये सही में देश के युवाओं को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं कुछ? देखिए, जो इस विचारधारा के लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं उनसे आज सवाल करना चाहता हूं कि भारत का मतलब क्या हुआ? जैसे भारत का मतलब होगा एक घर, जैसे आपका घर है, जो भी जिसकी आप बात करें उनका घर है। अब उनसे पूछो कि उनके घर में यदि 2 हिस्से हो जाएं, उनका घर टूट जाए तो उनको कैसा लगेगा? घर उनका टूट जाए, 2 हिस्से हो जाएं, परिवार में विघटन हो जाए, परिवार बिखर जाए, अलग थलग सब लोग पड़ जाएं, तो उनको खुद दुख होगा। तो भारत तो हमारा एक घर है, भारत एक हमारा घर है जहां हम रह रहे हैं, जिस घर में हम निवास करते हैं। तो क्या हम अपना घर तोड़ देंगे? ये गलत विचारधाराएं हैं, गलत बयानबाजी हैं। तो ऐसे जो देश विरोधी ताकतें इनको कहा जाएगा। देश विरोधी ताकतें हमेशा भारत के टुकड़े में के पक्ष में होती तो हैं, लेकिन भारत हमेशा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं। हमारा भारत हमेशा अनादिकाल से अपने अस्तित्व को लेकर खड़ा हुआ है, खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। तमाम सारी आक्रांता आए, उनका अस्तित्व मिट गया, लेकिन भारत है, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, बस फर्ज पूरा करो बंदगी का। जी हाँ, जो उमर खालिद के साथ जितने भी लोग सपोर्ट ले रहे हैं अभी उनका, तो क्या अगर वो उनका सपोर्ट ले रहे हैं तो
लोग उन्हें देशद्रोही कहना सही रहेगा? लोगों के द्वारा उनको देशद्रोही कहना सही नहीं नहीं, रहेगा? सब लोग देशद्रोही नहीं हो, सबको देशद्रोही करना ठीक नहीं है। बाकी मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा, आप स्वयं अपने आप पर आत्ममंथन कीजिए, आप अपने आप पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आप देखिए आप गलत कहाँ हैं, सही कहाँ पर हैं, और अपने बुद्धि से, विवेक से आप अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आपको करना है और समय आपके पास कम है। इस कम समय में आपको एक राष्ट्र का निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है, चरित्र का निर्माण करना है। ऐसा आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, मैं फिर कहूँ ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। इन तमाम सारे विघटन वाले लोगों के साथ मिलकर, ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके अपना नाम, अपने परिवार का नाम और अपना समय खराब ना करें। मैं निवेदन करूंगा, देश के विकास में आइए, सब लोग मिल करके खड़े हो जाइए। जो भी व्यक्ति देश का विकास करे, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके आइए, हम देश के विकास में काम करें, सहभागी बने, यही हमारी मंगल कामना है। और फिर इन्हीं शब्दों के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सुखदेव जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अब हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली के एक सीलमपुर जगह से एक खबर आई थी कि एक मुस्लिम बच्चे को, शायद एक हिंदू बच्चे के द्वारा, जो कि बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उसने उसकी हत्या कर दी। तो क्या अब सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी? क्योंकि अभी तक सरकार ने कुछ एक्शन लिया नहीं है, और जैसे यूपी में योगी जी पूरा साथ देते हैं हिंदू जी का, हिंदू पक्ष का, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ मुस्लिमों के साथ तो कोई पक्ष में आ नहीं रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए, क्या नाम बताया आपने? उसका आपने अपना नाम? अपना मनदीप सिंह रावत। देखिए रावत जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं इस बात के विरोध में हूँ कि संप्रदाय की बातें हो। जान सबकी प्यारी है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। जो मुसलमान जिसकी बात करें, मारा गया यदि, जिसने, मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि कोई मुस्लिम बच्चा हिंदू बच्चे के द्वारा मारा गया तो उतना ही दर्द उसकी माँ को हुआ होगा जितने दर्द हिंदू की माँ के हो। किसी की हत्या नहीं होना चाहिए। हम कहाँ पर खड़े हैं, हमको अपना अस्तित्व मालूम होना चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरों के दर्द पे रोना नहीं आया, इंसान के इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है उसका अब तलक गौना नहीं आया। क्या वो इंसान नहीं, मुसलमान का बच्चा जो मारा गया है? मैं इसका विरोध करता हूँ। कोई भी हो, जान सबको प्यारी है, उसकी भी माँ होगी, उतना दर्द उसको होगा जितना हिंदू के बच्चे को। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति पंथ संप्रदाय का हो, किसी का वध करना, हत्या करना, ये न्याय के खिलाफ है, ईश्वर के सिद्धांत के विपरीत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का किसी प्रकार से बेमनस्ता विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बातों पर यदि कुछ तकरार हो जाता है तो मैं निवेदन करूँगा, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज में बैठ करके समस्या का समाधान कर लें, ना कि एक दूसरे के प्राणों को ले लें। मैं इसका विरोध करता हूँ। कहीं भी यदि संप्रदाय के नाम पर कहीं दंगा होता है, हिंदू मुसलमान होता है, तो वो गलत है। इसमें बुद्धिजीवी लोग बैठ करके आपस में वो चर्चा कर ले, बढ़िया रहेगा। अभी जो बीते दिन हमें एक घटना मिली, सूर्य हत्याकांड, जिसमें एक मुसलमान बच्चे ने एक हिंदू बच्चे की जान ले ली थी। तो जब एक हिंदू बच्चे की जान मुस्लिम तट से ली जाती है, तब योगी जी सामने आके बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट लेते हैं, लेकिन जब एक हिंदू बच्चा मुस्लिम बच्चे की जान ले लेता है, तब वो योगी जी कुछ क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपने सूर्या हत्याकांड की बात किया है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हिंदू जो होता है ना, वो एक चींटी को मारना पसंद नहीं करता है। और जो मुसलमान लोग हैं वो कहते हैं कि आप जितने लोगों को मारोगे उतने ही आपको हूरे मिलेंगे। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक दोहा हमारे कबीर साहब ने लिखा है, कहा रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे दौलत रस आपनो उनके फाटत अंग। बेर जो होता है, बेर और केला होता है, इन दोनों के साथ में लगा दिया जाए तो केला जो होता है बड़ा मुलायम होता है, बड़ा नरम होता है, अपने तरीके से, अपने गति से, मध्यम गति से बह रहा हुआ होता है। लेकिन बगल में बेर का जो पेड़ खड़ा, उसमें चूंकि कांटे होते हैं तो केले के पत्ते को फाड़ दिया करता है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो केले की तरह हैं, हम लोग केले की तरह हैं, बाकी जो कांटे की तरह हमेशा चुभते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखना चाहिए। और कोई हिंदू कभी मुसलमान का कभी वध नहीं करता है, कत्ल नहीं करता है। जहां मुसलमान हैं,
हिंदू बहुसंख्यक होगा वहाँ मुसलमान आपको सुरक्षित मिलेगा, लेकिन जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो गए वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है कि उनको पढ़ाया ही जाता है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, आदि आदि लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। केवल सूर्या की बात क्यों करें, तमाम सारे ऐसे हमारे सनातनियों का वध होता, हत्या होता है, किसी का कैंची से गला काट दिया जाता है, किसी को पटक करके मार दिया जाता है, अनेक प्रकार से। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी जो ताकतें हैं, जो इसमें क्या होता है, देश का नुकसान होता है। व्यक्ति तो अपना काम करके वो चला जाएगा, लेकिन देश का नुकसान होता है, देश हमारा बढ़ जाया करता है, हम आपस में मतभेद पैदा हो जाया करता है। हमारी तो बड़ी पुरानी परंपरा है भैया, सबका साथ सबका विकास। और हम सनातन धर्म के लोग, हम तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो चाहते हैं सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी का अनभला नहीं चाहते, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई हमारा अनभला चाहता तो गलत है, यदि कोई हमको टारगेट करता है तो गलत है, यदि कोई हमारे प्रति नफरत करता है तो गलत है। हम तो किसी के प्रति नफरत नहीं करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, जितने भी लोग हैं भारत के निवासी हैं, वो सब मूल एक सिद्धांत के, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और हम लोग एक ही परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। थोड़ा पूजा में भिन्नता हो सकता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा देश में मुस्लिम हिंदू नहीं होना चाहिए। और जो बुद्धिजीवी मुसलमान लोग हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश में यदि नफरत होगा, यदि बेमनस्ता होगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और देश सबका है, जितना हमारा इतना उनका, आपका है, सबका देश है। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सब मिलकर के देश के निर्माण में सहभागी बने, हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ हैं। तो सुखदेव जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज सुखदेव जी महाराज ने जितने भी आंसर करे हैं सभी सारे न्यूट्रल थे। बाकी आपका इन विचारों पे क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए एक्सपर्ट टाइम को फॉलो करना ना भूलें। तो धन्यवाद राहुल साहब। मैं जाते जाते एक शब्द और कहना चाहूँगा। पहली बात तो आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, आपका जो चैनल है भगवान कृपा करें खूब आगे बढ़े। दूसरी बात, एक बार मैं फिर देश के युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े मत होइए। कोई भी विशेष जाति का हो, धर्म का हो, आप आइए, भारत के विकास में आप खड़े हो जाइए, और किसी के बहकावे मत आइए। देश है, देश को विकसित कीजिए, देश का विकास कीजिए। जाति पंथ संप्रदाय में उलझ करके आपको बरगला रहे हैं लोग, आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं, भटका रहे हैं। आप भटकिए मत, आइए मिलकर के देश के विकास में सहभागी बने। जय सनातन, जय श्री राम, जय भारत, जय भारती। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, पूरे आपके टीम के लिए मंगल कामना। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।